बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सिद्दीकी। मेरे प्यारे बाबा, आओ मुझको गले लगा लो। मैं ऐसे देश चला हूँ आपके जहाँ जुल्म होगा ना जबर होगा, ना गम बरसाता कोई अबर होगा। मैं खुदा से जाके कहूँगा इतना, ए मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, क्यों अपने मुझसे जुदा हुए हैं। तेरी ज़मीं पर तेरे ही बंदे आखिर क्यों कर खुदा हुए हैं। फ़िरौन, नमरूद, यजीद, हमने सुना है कहानियाँ, किस्से, कुरानों में हमने ये सब पढ़ा है, इनके बारे में पढ़ा है। लेकिन आज कल जो जुल्म हुआ है वो हमने अपनी आँखों से देखा है। मुझे नहीं समझ आया कि ज़मीन क्यों नहीं फटी, आसमान क्यों नहीं गिरा, क्योंकि इससे बढ़कर जुल्म होगा नहीं। शायद आज कब्र में बैठा यजीद भी शर्मा गया होगा। इतना जुल्म अपने ही मुल्क के, अपने ही रियासत के एक मासूम बच्चे पर। इस पर हम क्या बात करें, इस पर हम क्या कहें। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है और सवाल पूछा जा रहा है कातिल कौन। तो मैं आपको बताती हूँ कातिल कौन है। कातिल हम हैं, कातिल हम सब हैं, क्योंकि हम सब चुप होकर बैठ गए थे, हम सब डर गए थे। हम माँ बन गए थे कि हमारे बच्चे, हम जो है बाप बन गए थे हमारे बच्चे। हमने अपनी ज़िंदगी में हमसे आगे निकले ही नहीं। मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरी माँ, मेरे बाप और बस। और उसका नतीजा ये निकला कि अब घर घर में जनाजे उतर रहे हैं। जिले शाह मासूम था वो भी, कितनी आवाज़ें उठा ली हमने। अगर हम 24 करोड़ लाशें जिले शाह के उसमें निकल आते तो क्या आज अम्मार जिंदा ना होता। अम्मार को हमारी खामोशी, हमारी बुज़दिली ने मारा है। वो लोग का तो काम ही मारना था, उनका तो काम ही डर फैलाना था। वो तो यही कर रहे थे। क्या हमें उनको रोकना नहीं चाहिए था? क्या हमने उनको रोका नहीं? हमने नहीं रोका, हमने उनको आगे बढ़ने दिया। तो गलती किसकी है? हम जो है करबला की बात करते हैं तो ये करबला हमने बनने दिया तो ये बना था। लेकिन वहाँ हुसैन खड़े थे रोकने के लिए। यहाँ पे सारे कूफी हैं, कोई हुसैनी नहीं है। हम सिर्फ बातों के हुसैनी हैं, अमलन हम कूफी से भी बदतर हैं। यही हुआ था ना, उन्होंने वही सर काट के बाज़ारों में औरतों के साथ, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की औरतों के साथ बाज़ारों में फिराया था ना कि डर बैठ जाए। क्या वो डरी थी? क्या हज़रत ज़ैनब ने फिर उसी के महल में जाकर उसके ख़िलाफ़ बोली नहीं थी? आज भी उनका खुतबा हम पढ़ के सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो डटी थी, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद भी वो बोली थी। लेकिन हम तो ऐसे डरपोक हैं कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। हमारे पास हमारी लाशें पड़ी हैं, हमारे बच्चों की, जवानों की, बूढ़ों की लाशें हमारे सामने पड़ी हैं, लेकिन हम चुप हैं। तो अम्मार के कातिल हम हैं। कल अम्मार की तदफीन जिंदा लोगों ने नहीं की थी, अम्मार की तदफीन पाकिस्तान की 24 करोड़ लाशों ने की थी। हम एक लाश हैं। लाश वही होती है जो बेहिस होती है, जिसके ज़मीर मुर्दा होते हैं, जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती है, जिसका दिमाग काम नहीं करता है। तो क्या हमारे दिमाग काम करते हैं? हमें बोलने की सलाहियत है? क्या हमारे ज़मीर ज़िंदा है? क्या हम बेहिसी की मिसाल नहीं है? तो फिर अम्मार का कातिल कौन? अम्मार का कातिल हम, कि हमने उन जालिमों को जुल्म करने दिया। जालिम का काम जुल्म ही करना होता है। तो किसने करने दिया? कौन नहीं बढ़ा आगे? किसने नहीं रोका जालिम का हाथ? हमने नहीं रोका जालिम का हाथ। हमने उसको शह दी उसका हाथ ना रोक कर। और इससे आगे मैं क्या बात कर सकती हूँ? उसकी माँ कोमे में मर गई, उसकी माँ, वो भी मर गई, जिंदा मर गई वो। उसके लिए कुछ बचा है दुनिया में? उसको हरासा किया गया, उसके सामने उसको, उसकी अपनी माँ को, मतलब अम्मार की माँ के सामने ही उसकी अम्मार की माँ को भी हरासा किया जाता है। ये है रियासत हमारी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। दिस इज़ द होपलेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। क्या कहा है अम्मार के बेटे ने, अब्बाद फारूक के बेटे ने, क्या हमारे बाप को रिहा कर दो, हम ये मुल्क ही छोड़ जाएंगे। मतलब वो समझता है कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं। कितने साल का बच्चा होगा उसका? 10 साल का बड़ा बेटा होगा।
10 साल बड़े होते होते उसको 10-20 साल और लगेंगे, फिर उसकी शादी होगी और फिर उसके बच्चे होंगे और वो अपने बच्चों को बताएगा कि देखो पाकिस्तान में मेरे बाप के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरी नानी के साथ, मेरे दादा के साथ और मेरे भाई के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ था। वो नफ़रत जो उसके दिल में आपने पैदा की है, वो नफ़रत अपने बच्चों के दिल में उंडेलेगा। तो आप भूल जाएं कि 50 साल तक आप किसी गानों से, किसी पब्लिसिटी स्टंट से अब नफ़रतों को ख़त्म कर सकोगे। जो नफ़रतें आपने पैदा कर दी हैं अब 50 साल तक तो नहीं ख़त्म होती। 50 साल के बाद अल्लाह करे कोई मौज़ा हो जाए और मौज़ा जो इस मुल्क के पाकिस्तान, इस रियासत पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। दूसरी तरफ पब्लिसिटी स्टंट का गेम अपनी खुद की जिसे कह रहे हैं तशहीर जारी और सारी थी। फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि जी लाइव कवरेज होगी और कौन से केस की लाइव कवरेज होगी, किसी मफाद आमा की या बुनियादी हकूक़ के बारे में कोई केस नहीं था। ये था जी प्रैक्टिस एंड प्रोसिक्यूशन बिल के हवाले से। अब देखना यह है कि लोगों ने देखा, पीटीवी में लाइव पूरी कवरेज लोगों ने देखी। ये ज़्यादातर कवरेज जो हुई थी प्रोसीडिंग्स वो अंग्रेज़ी ज़बान में थी। अब पाकिस्तान में 24 करोड़ में से कितने करोड़ लोग हैं जो अंग्रेज़ी को और उस अंग्रेज़ी को जो वो लोग बोल रहे थे उसको समझ आई थी। तो लोगों ने सुना कम, देखा ज़्यादा, और जो देखा है वो ये देखा है कि बादशाह सलामत आते हैं, एक बड़ी लहीम और शान शान उनकी कुर्सियां हैं और हर कुर्सी के पीछे एक शख्स सफ़ेद शलवार कमीज़ कलफ पहने हुए, जिसने जिनाह कैप, जिना टोपी, कौन सी टोपी है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना पहनते थे, वो टोपी पहनी और वो शख्स बादशाह सलामत के साथ खड़ा हुआ है। बादशाह सलामत खड़े होते हैं तो वो कुर्सी पीछे खींच लेता है और जब बादशाह सलामत ने बैठना होता है तो वो कुर्सी आगे रख देता है। फिर बादशाह सलामत जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। अब अच्छा, लोगों के दिलों में जो ये और लोगों जो ये दिमागों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि जब कार्रवाइयाँ होती हैं, कोर्ट केसेस की समातें होती हैं तो उसमें वकील जरह करते हैं, वकील बोलते हैं और उन वकीलों को सुनकर या उनके बारे में कुछ सवालात फिर जज साहब करते हैं और फिर फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पे कल सिर्फ बादशाह सलामत बोल रहे थे, बाकी वकीलों को इजाज़त नहीं थी और अगर कोई वकील बोलता था तो उसको चुप कराकर कहा जाता था नहीं, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो, मेरी बात सुनो। तो वकीलों को तो बोलने का वहाँ मौका ही नहीं दिया गया। बादशाह सलामत बोलते रहे और बादशाह सलामत ने एक बात कही कि आई मी एंड माई सेल्फ से निकल कर बात करनी चाहिए, मैं इससे निकल कर बात करता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए उनका पूरा पिछले 6 महीनों से भी उठा लें, चाहे वो पार्लियामेंट गए, चाहे वो जड़ांवाला गए और चाहे कल की कार्रवाई थी, उसमें उनके नज़दीक आई मी एंड माई सेल्फ से ज़्यादा कोई भी चीज़ मायने रखती ही नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानता, मैं आइन के फैसले मानता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसले नहीं करती। चले, ये गलतफहमी भी लोगों की दूर हो गई, जो लोग समझते थे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे। लेकिन जी उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर के मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानता, आइन और कानून को मानता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करती है। अल्लाह अल्लाह करके कार्रवाई आगे बढ़ती है, थोड़ा बहुत वकीलों को बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन कुछ बादशाह सलामत ऐसे भी थे जो कि कानून को समझते थे, आइन को समझते थे, तो उन्होंने कुछ आइन की और कानून की शिकें उठाकर इस बिल पर बात करने की कोशिश की। क्योंकि जो हमारे सबसे बड़े बादशाह सलामत थे, उनकी अगर आप डिबेट सुने तो ऐसा लगता था कि वो इस केस को पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे चलाना चाह रहे हैं, सियासी ग्राउंड्स पे चलाना चाह रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे हुए, उन्होंने अपनी ही एक पार्लियामेंट लगाई हुई है। लेकिन जो दूसरे कुछ समझदार बादशाह थे, उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक कुछ बातें की, कुछ सवालात उठाए, जिसकी वजह से बड़े बादशाह जो कि मूड में थे कि आज जो उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है फैसले करने का वो कर देंगे, तो उनको वो जो समाअत है, वो कार्रवाई है, उसको जो है पोस्टपोन करना पड़ा अक्टूबर तक। अब देखते हैं कि फैसला जो भी हो। अब मैंने जिस तरह कहा ना कि लोगों को नहीं समझ, 24 करोड़ में से कितने लोगों को वो पूरी प्रोसीडिंग समझ आई होगी, कितने लोगों को पता चला होगा आर्टिकल 10 क्या है, कितने लोगों को पता चला होगा आर्टिकल 184(3) क्या है। लोगों ने आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी है और बॉडी लैंग्वेज एक तरफा थी।
बॉडी लैंग्वेज कोई काजी की नहीं थी, कोई मुंसिफ की नहीं थी। मुंसिफ तो ब्लाइंड होता होगा ना, उसको तो जरा करने वाले बताते हैं कि ये फैक्ट्स फिगर्स है, वो जरा नहीं कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे काजी जरा कर रहा था कि जब काजी जरा करने लग जाए तो इसका मतलब है कि उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये उसका माइंड डिस्क्लोज हुआ है, वो उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पर वो जरा कर रहा है। तो यहाँ पे काजी जरा कर रहे थे, वकीलों को जरा करने की इजाज़त ना थी। तो ये लोगों ने देखा है। तो बहुत सारे जो वहम व गुमान, जो खुशफहमियाँ थी, वो इस कार्रवाई के बाद लोगों की वो भी रही सही कसर निकल चुकी है। और ये पूरी प्रोसीडिंग होती रही और इसी प्रोसीडिंग के दौरान जी अम्मार की भी खबर आती है। लेकिन क्या वो प्रोसीडिंग रुकी? क्या काजी फाइज ईसा ने चंद हमदर्दी के बोल बोले, वो जो कि मफादे आमा की बात करने थे, वो जो कहते थे बुनियादी इंसानी बुनियादी हकूक ज़्यादा मैटर करते हैं, और आज ये एक अमार नहीं, पता नहीं कितने अमार हैं। कितनों की माएँ और बाप इस वक्त जेल में बंद हैं जो अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। कितने अमार हैं, और पता नहीं हमने कितने अमार को इसी तरह इस दुनिया से जाते देखना है और बेहिसी की मिसाल बने बैठे रहना है। दूसरी तरफ इंटरसेप्ट एक स्टोरी ब्रेक करता है, सारा सोशल मीडिया शुरू हो जाता है, वाह वाह क्या स्टोरी ब्रेक की है, ये तो इससे बड़ी स्टोरी कोई नहीं हो सकती। कौन सी स्टोरी ब्रेक की है कि पाकिस्तान असला फ़रोख्त करता है यूक्रेन को, और उसके असला फ़रोख्त करने की वजह से जो IMF डील नहीं दे रहा था, $3 बिलियन आपको नहीं दे रहा था, उसकी कड़ी शराइत थी, उसने उस कड़ी शराइत को हटाकर दे दिया सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका ने डील की है। अमेरिका ने उसे IMF से कहा है कि जी आप इनको पैसे दे दो क्योंकि ये असला फ़रोख्त करेंगे। तो क्या पहली दफ़ा हुआ है? 75 साल तारीख में उठा लो कि जितने भी पाकिस्तान में पैसे आए वो किन के दौर में आए और क्यों आए। ज़ियाउल हक के दौर में GDP बड़ी अच्छी हो गई थी, बड़ी अच्छी रेमिटेंसेस थी हमारी। क्यों? कहाँ से पैसे आए थे? किस लिए पैसे आए थे? हमने मुजाहिदीन तैयार किए थे जो कि अब तालिबान हैं, दहशतगर्द हैं, TTLP हैं जी, तब पैसे आए थे। मुशर्रफ के दौर में क्या हमने लाशें बेचकर नहीं पैसे लिए थे? क्या हम सब भूल गए? इतना पुराना दौर तो नहीं है मुशर्रफ का, क्या हम भूल जाएं किस तरह ड्रोन अटैक्स होते थे, हम भूल जाएं किस तरह हमारे मुंह में पैसे आते थे और वो क्यों आते थे। तो ये तो पुरानी बात है। हमने तो हमेशा चीज़ें बेची हैं, अपना वक़ार, अपनी इज्जत, अपनी कौम को हमने हमेशा उसको गिरवी रखवाया, उसको बेचकर अपनी माँ, धरती माँ ही है ना, उनकी अपनी माँओं को हमने गिरवी लगवा कर जो है इस मुल्क में पैसे लाए। कोई नई बात नहीं है ये शुरू से होता आया है पाकिस्तान में। हमने हमेशा अपने वक़ार को, अपने कौमी वक़ार को मजरूह किया है। आज हमारा पड़ोसी मुल्क कहाँ बैठा हुआ है? हमारी कोई इतनी पहले जो हम लोग होते थे ना, जो सोशल मीडिया वाले होते थे, इवन कि मैं विटनेस करती हूँ कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट होते थे, कुछ ऐसे हमारे तजिया निगार होते थे जो पाक आर्मी में से होते थे। जब कोई जर्नलिस्ट वहाँ का बोलता था ना तो ऐसी चार सुनाते थे कि उसकी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। मेरे टाइम में एक हमने कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ से इंडियन पार्लियामेंटेरियंस आए थे, उनके साथ बहुत सारे सहाफ़ी आए थे, और यहाँ पे हमारे बैठे हुए लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह जो तजिया निगार थे, जब वहाँ के सहाफ़ियों ने बोलना शुरू किया तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि उनकी हिम्मत नहीं हुई थी आगे से बात करने की। लेकिन क्या आज हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? हम किसी को क्या सेटिस्फाई करेंगे जवाब देकर जब हम खुद मुतमईन नहीं हैं? हमें खुद अब हकीकतें पता चल गई हैं तो हम उनका मुंह कैसे तोड़ेंगे? हमारे तो अपने मुंह टूटे हुए हैं, जबड़े टूटे हुए हैं, हमसे तो खुद बोला नहीं जा रहा, तो उनकी ज़बानें कैसे बंद कर सकेंगे हम? ये हाल हो चुका है हमारे पाकिस्तान का। बस वो लोग जो इस मुल्क में खुदा बने बैठे हैं, उनके लिए एक आखिरी पैगाम है। कातिलों से बस इतना कहना है, शिद्दते गम का एहतराम करो। कत्ल हो जाने वाले बच्चों की माओं का भी काम तमाम करो। अल्लाह हाफिज़।